नमस्कार दोस्तों, नमस्कार विद्यार्थियों। मैं आपका मित्र महाकालेश्वर मिश्र पुनः उपस्थित हूँ एक नए वीडियो के माध्यम से। आज के इस वीडियो के माध्यम से हम भारतीय संविधान द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के अंतर्गत बातचीत करेंगे और भारतीय संविधान के पार्ट 3 में भाग 3 में जो फंडामेंटल राइट्स बताए गए हैं, मौलिक अधिकार बताए गए हैं और मौलिक अधिकार के अंतर्गत फंडामेंटल राइट्स के अंतर्गत आने वाला एक बहुत ही प्रमुख अधिकार है राइट टू इक्वलिटी, समता का अधिकार, जो आर्टिकल 14 से लेकर के आर्टिकल 18 तक में बताया गया है। इन पर्टिकुलर आर्टिकल्स को मैं बहुत ही संक्षिप्त तरीके से यहाँ पर बताने का प्रयास करूँगा। उम्मीद करता हूँ कि आप मेरे वीडियो के साथ अंत तक बने रहेंगे। वैसे आज का वीडियो मैं थोड़ा सा चार्ट के द्वारा बताने का प्रयास करूँगा, लेकिन फिर भी चूँकि उस दौरान कुछ ऐसी बातें भी मैं बताऊँगा जो उस चार्ट में शायद आपको ना मिले, तो आपसे रिक्वेस्ट रहेगा कि यदि आप पेन और कॉपी लेकर के मेरे वीडियो को देखेंगे तो इससे आपको थोड़ा सा लेक्चर की फीलिंग आएगी। तो आज का वीडियो जैसा कि आप ये चार्ट के माध्यम से देखेंगे, तो सबसे पहले यहाँ पर मौलिक अधिकार फंडामेंटल राइट्स के संबंध में थोड़ा सा हम बातचीत करेंगे। पार्ट 3 में मौलिक अधिकारों को डिफाइन किया गया है। आर्टिकल 12 से लेकर के आर्टिकल 35 तक में इसके संबंध में बातचीत की गई है। तो मौलिक अधिकार होते क्या है? मौलिक अधिकार वह आधारभूत अधिकार है जो किसी व्यक्ति को बौद्धिक, नैतिक एवं आध्यात्मिक विकास के लिए आवश्यक होते हैं। द फंडामेंटल राइट्स आर द बेसिक राइट दैट आर नेसेसरी फॉर इंटेलेक्चुअल, मोरल एंड स्पिरिचुअल डेवलपमेंट्स ऑफ पर्सन, दैट इज फंडामेंटल राइट्स। अब इसके बाद हमारे भारतीय संविधान के आर्टिकल 12 से लेकर के आर्टिकल 35 तक में करीब 6 प्रकार के मौलिक अधिकारों को बताया गया है। अब वो 6 प्रकार के मौलिक अधिकारों के बारे में संक्षिप्त से डिस्कशन, चर्चा मैंने एक पुराने वीडियो के माध्यम से, पुराने लेक्चर के माध्यम से कर रखी है। आप आई लिंक में, आई बटन में जाएंगे तो आपको वो वीडियो मिल जाएगा और आप वहां जाकर के उस वीडियो को देख सकते हैं। आज के इस वीडियो पर हम केवल फोकस होंगे आर्टिकल 14 से 18 और बहुत ही संक्षिप्त में समझने का प्रयास करेंगे। तो आर्टिकल 14 से 18 तक में राइट टू इक्वलिटी, समता के अधिकार के संबंध में बातचीत की गई है। समता के अधिकार का जो सामान्य सिद्धांत है, चार्ट के द्वारा देखते जाइएगा, बहुत ही सिंपल सी बातचीत है। यहाँ पर समता के अधिकार का जो सामान्य सिद्धांत है, वो जो जनरल प्रिंसिपल ऑफ इक्वलिटी राइट्स आर्टिकल 14 में बताया गया है। आर्टिकल 14 के तहत जो समता का सामान्य अधिकार बताया गया है, इसका जो विस्तार है अपवादों के साथ आर्टिकल 15-16 में किया गया है। एक्सटेंशन ऑफ प्रिंसिपल विद एक्सेप्शंस इन आर्टिकल 15 एंड 16। आगे बढ़ेंगे तो कुछ ऐसे तत्व हैं जो समता के अधिकार को, राइट टू इक्वलिटी को अच्छी तरह से स्थापित करने के लिए अनावश्यक है, अननेसेसरी है, तो उनको अंत कर दिया गया है, उनका एवोल्यूशन कर दिया गया है। तो एवोल्यूशन या एंड ऑफ सम एलिमेंट्स, तो कौन कौन से एलिमेंट्स को यहाँ पे एवोल्यूशन किया गया है, एंड किया गया है, इसके संबंध में बातचीत आर्टिकल 17 और आर्टिकल 18 में की गई है। तो एक सिंपल सा चार्ट राइट टू इक्वलिटी का आपके सामने यहाँ पर हम देख लिए। अब हम बातचीत करेंगे आर्टिकल 14, इक्वलिटी बिफोर लॉ, विधि के समक्ष क्षमता। यदि आप आर्टिकल 14 को अच्छे से रीड आउट करो, अच्छे से पढ़ें, तो वहां पर 4 तत्व निकल के आते हैं जो उसके बहुत ही आईएमपी महत्वपूर्ण है। पहला, स्टेट, राज्य की आर्टिकल 14 के तहत जो मौलिक अधिकार प्रदान है वो कौन प्रोवाइड करवाएगा? राज्य प्रदान करवाएगा। राज्य की जो परिभाषा है वो आर्टिकल 12 में बताई गई है। जनरली केंद्र सरकार, राज्य सरकार, संसद, विधानमंडल और जो स्थानीय या अन्य प्राधिकारी होते हैं। अब दूसरी बात, यहाँ पर व्यक्ति शब्द को बताया गया है। चिरंजीत लाल वर्सेस भारत संघ का एक बहुत ही बेहतरीन केस है, 1952 सुप्रीम कोर्ट के द्वारा डिसाइडेड। इसमें कहा गया था कि व्यक्ति की जो यहाँ परिभाषा है विस्तृत परिभाषा है और जनरली व्यक्ति के तहत, जैसे हम आप हैं, हम नेचुरल पर्सन है, प्राकृतिक व्यक्ति हैं, लेकिन कोई कंपनी है, कोई भी कॉर्पोरेटेड बॉडी है, ये कैसे कहलाती है? आपका लीगल पर्सनालिटी इनके पास रहती है, लीगल पर्सन कहलाती है। तो यह भी व्यक्ति की शब्द की परिभाषा के अंतर्गत आते हैं। अगला जो यहाँ पर शब्द है, विधि के समक्ष क्षमता, इक्वलिटी बिफोर लॉ। इंग्लैंड के एक बहुत ही जाने माने प्रोफेसर हैं, लॉ स्कॉलर हैं, प्रोफेसर डाइसी। उन्होंने एक सिद्धांत एडॉप्ट किया था, रूल ऑफ लॉ, विधि का शासन, और उस विधि के शासन से इस शब्द को लिया गया है। अब
यह विधि का शासन, ये जो कह सकते हैं कि विधि के समक्ष क्षमता जो शब्द है, ये विधि के शासन को स्थापित करता है। तो क्या कहता है? ये कहता है कि समान परिस्थितियों वाले व्यक्तियों के साथ अधिकार और कर्तव्यों के अधिरोपण में समान व्यवहार करना चाहिए। यानी कहता है कि जितने भी व्यक्ति हैं सबके साथ समानता का व्यवहार करो। अब भारत जैसे देश में जहां पर इतनी सारी असमानता है, इतनी सारी विविधता है, वेरिएशंस है, वहां पर यदि आप सभी व्यक्तियों को एक जैसा ही व्यवहार करोगे कैसे चलेगा? यदि जैसे मान लीजिए कि जम्मू कश्मीर जहां पर जनरली ठंड ज्यादा पड़ती है और वहां के व्यक्तियों को आप क्या करते हो कि एसी के रूम, आप बोलते हो कि हम आपके लिए स्पेशल एसी रूम बना रहे हैं, उनको आवश्यकता है उसकी? नहीं आवश्यकता है। आप मान लीजिए कि कन्याकुमारी या साउथ में रहने वाले व्यक्तियों को बोलते हो कि हम आपको कंबल बंटवाएंगे, वो आपको दौड़ के मारेगा तो ऐसी कंडीशन में आप नहीं कह सकते हैं कि हर व्यक्ति के साथ एक जैसा व्यवहार किया जाए। इसीलिए आर्टिकल 14 का ये जो वाक्यांश है नेगेटिव वाक्यांश माना जाता है। एक तो ये वजह होगी क्योंकि ये केवल आइडियोलॉजी की बातचीत करता है, ये केवल सिद्धांत की बातचीत करता है, लेकिन प्रैक्टिकलिटी की बातचीत ये नहीं करता है। इसकी सबसे बड़ी कमी। दूसरा, भले कहता है कि सबके साथ समान व्यवहार करो, लेकिन इंग्लैंड में भी एक कोटेशन काम करता है, किंग कैन नॉट रॉन्ग, राजा गलती नहीं कर सकता है। वही कोटेशन को, उसी एक तरह से एक्सेप्शन अपवाद को भारत में भी स्वीकार किया गया और भारत में कुछ प्रावधान है, जैसे एक आर्टिकल 361 मुझे याद आ रहा है, जिसमें यह बताया गया है कि अधिकार और दायित्वों को अधिरोपण करने में यानी इनको इम्पोज करने में राष्ट्रपति, राज्यपाल और राज्य प्रमुखों के साथ विशेषाधिकार यानी उनको प्रिविलेज प्रदान किया जाएगा। दूसरा जो वाक्यांश है, विधियों के समान संरक्षण, इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ। अब ये देखिए बहुत ही शानदार शब्द है। सबसे पहली बात तो ये शब्द अमेरिकन संविधान से लिया गया। अब इसको सकारात्मक शब्द वाक्यांश बोला जाता है, ठीक है ना, पॉजिटिव सेंटेंस बोला जाता है। अब यदि आप इसको पढ़ेंगे तो ये भी लगभग एक जैसी बात करता है, समान परिस्थितियों वाले व्यक्तियों के अधिकार दायित्वों को समानता के साथ प्रदान करना और उनको संरक्षण देने की बातचीत करता है। यानी कि जो समान सर्कमस्टांसेस में व्यक्ति रह रहे हैं, तो अब देखिए समान सर्कमस्टांसेस, समान परिस्थितियों में रहने वाले व्यक्ति। लेकिन भारतीय समाज देखें तो यहाँ पर कितनी सारी विविधताएं हैं, कितने सारे धर्म जाति हैं, उसके बाद कितनी सारी विभेद हैं, डिस्क्रिमिनेशन है, एसटी, एससी, ओबीसी, ये इतनी सारी कैटेगरियों में बटा हुआ भारतीय समाज है। तो वहां पर यदि हम समानता की बातचीत करें तो वो खोखली बातचीत लगेगी। तो ये प्रैक्टिकलिटी की बातचीत कैसे कहता है? ये कहता है कि सबसे पहले कि समाज में जो असमानता, अनइक्वलिटी फैली हुई है, तो आप कुछ ऐसा करो जिससे वह अनइक्वलिटी किसमें कन्वर्ट हो जाए, इक्वलिटी में, और सभी को समाज में पर्याप्त अवसर मिले, सभी को समाज में पर्याप्त संसाधन मिले, सभी को समाज में पर्याप्त सम्मान मिले। पहले आपको इसके लिए काम करना है और उसके बाद जब व्यक्तियों को ऐसे संसाधन, ऐसे अवसर मिल जाए तो उनको फिर संरक्षित करना है, उनको प्रोटेक्ट करना है। यही मूल भावना लेकर के ये दूसरा वाक्यांश इक्वलिटी प्रोटेक्शन ऑफ लॉ चलता है। और इसीलिए इसका जो इंटरप्रिटेशन है ये बहुत ही ब्रॉड है, बहुत ही विस्तृत है और ये बहुत ही प्रैक्टिकलिटी की बातचीत करता है। इसीलिए इस जो दूसरे वाक्यांश है इससे एक दो डॉक्ट्रिन निकल के आए हैं, बहुत ही फेमस डॉक्ट्रिन है। एक द डॉक्ट्रिन ऑफ रीजनेबल क्लासिफिकेशन, जिसको आप बोलते हैं युक्तियुक्त वर्गीकरण का सिद्धांत। काठी रैगिंग वर्सेस स्टेट ऑफ सौराष्ट्र के केस में पहले महाराष्ट्र और गुजरात एक राज्य थे, उनको सौराष्ट्र बोला जाता था। तो स्टेट ऑफ सौराष्ट्र के केस में 1952 में माननीय सुप्रीम कोर्ट ने इस सिद्धांत को अडॉप्ट किया और इस सिद्धांत के तहत ही मैं आपको बता दूं कि आरक्षण यानी कि जो आरक्षण के संबंध में कुछ प्रावधान तो भारतीय संविधान में शुरुआत से ही थे, लेकिन कुछ प्रावधान नहीं थे। यानी कि समाज में एक ऐसा वर्ग था जिसके साथ काफी लंबे समय से शोषण हुआ था, तो उस शोषित वर्ग को कुछ विशेष सुविधा प्रदान करके समाज में दूसरे वर्ग के लोगों के इक्वल खड़ा करने के संबंध में जो आरक्षण का प्रोविजंस किया गया, ये इसी सिद्धांत से निकल के आया है। और दूसरा सिद्धांत इन सब के ऊपर है जो नेचुरल जस्टिस, नैसर्गिक न्याय के संबंध में बातचीत करता है। देखिए नेचुरल जस्टिस जो बहुत सारे केसेस के माध्यम से बोला गया था, लेकिन ईपी रोयप्पा वर्सेस स्टेट ऑफ तमिलनाडु 1974 सुप्रीम कोर्ट का केस है और बाद में बहुत ही ऐतिहासिक केस है मेनका गांधी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 1978, इस केस में भी बोला गया था। नेचुरल जस्टिस क्या होता है? नेचुरल जस्टिस देखा जाए तो रीजनेबल क्लासिफिकेशन का जो सिद्धांत डॉक्ट्रिन बताया गया था, उस डॉक्ट्रिन का, उस सिद्धांत का एक कदम आगे बढ़ के ये बातचीत करता है।
ये क्या कहता है, जैसे मान लीजिए कि समाज में असमानता थी, यानी कोई वर्ग कह सकते हैं अभाव से ग्रस्त था, तो आप उसको विशेष सुविधा दीजिए, विशेष संरक्षण दीजिए और उसको समाज में दूसरे वर्ग के साथ इक्वल लाइए। लेकिन जैसे ही वो समाज में दूसरे वर्गों के साथ इक्वल हो जाए, समान हो जाए, तो अब उसको वो जो सुविधा दी गई थी वो उससे लेकर किसी और व्यक्ति को दे दी जाए, क्योंकि नेचुरल जस्टिस यही कहता है कि जो रिसोर्सेज है, जो सुविधाएं हैं, फैसिलिटीज हैं, उनका वही यूज करेगा जिसको उसकी आवश्यकता है। ठीक है ना, तो इसी सिद्धांत के तहत इसको अडॉप्ट किया गया था। ठीक है ना, क्योंकि यहाँ पर बोला गया था कि जो इक्वलिटी है ये कह सकते हैं गतिशील अवधारणा है, कंटिन्यूअस कॉन्सेप्ट है, लगातार बदलने वाली अवधारणा है। 10 साल पहले या 100 साल पहले कोई पर्टिकुलर वर्ग मान लीजिए पिछड़ा था, 100 साल पहले कोई दूसरा वर्ग पिछड़ा होगा। तो इस तरह से जैसे समाज में परिस्थितियां बदलती हैं, उसके आधार ही आपको राइट टू इक्वलिटी में आवश्यक चेंजेस करना पड़ेगा, और यही है नेचुरल जस्टिस। क्योंकि जैसा नेचर यानी कि प्रकृति चाहती है वैसा उसके साथ आप बदलाव करते जाइए। इसीलिए इस सिद्धांत को बहुत ही विस्तार से इन केसेस के माध्यम से बताया गया है। तो अगली बातचीत है आर्टिकल 15 की, अनुच्छेद 15 की। धर्म, मूलवंश, जाति, लिंग, जन्म स्थान के आधार पर विभेद को प्रतिषेध करता है। प्रोहिबिशन ऑफ डिस्क्रिमिनेशन द ग्राउंड ऑफ रिलीजन, रेस, कास्ट, सेक्स, द प्लेस ऑफ बर्थ, इनके आधार पर विभेद करता है। अब आर्टिकल 15 को आप दो पार्ट में सरल शब्दों में डिवाइड कर सकते हैं। देखिए आर्टिकल 15 बहुत बड़ा आर्टिकल है, मैं इस पर फुल लेक्चर बनाने का प्रयास करूंगा, पर बहुत ही यहाँ पर 60 तरीके से संक्षिप्त में बताऊंगा आपको। तो यहाँ पर सामान्य नियम जो आर्टिकल 15 में बताया गया है, 15(1) और 15(2) में जनरल रूल बताया गया है, और सामान्य नियम के जो अपवाद है, एक्सेप्शंस है, वो 15(3), 4, 5 और 6 में बताए गए हैं। तो 15(1) में सामान्य नियम क्या बताया गया है कि यही कि धर्म, मूलवंश, जाति, लिंग, जन्म स्थान के आधार पर विभेद नहीं किया जाएगा। और 15(1) का उदाहरण एग्जाम्पल है 15(2) जो कहता है कि भाई जैसे कोई भी सार्वजनिक जो है तो कोई स्थान है, सार्वजनिक जो जल का स्थान है, सार्वजनिक कोई भोजनालय है, सार्वजनिक कोई मंदिर है, मस्जिद है, गुरुद्वारा है, सार्वजनिक स्थान है, वहां पर किसी भी प्रकार का किसी भी जाति विशेष के साथ विभेद नहीं किया जाएगा कि आप पर्टिकुलर जाति से हो, पर्टिकुलर समाज से हो तो आप इस मंदिर में नहीं जा सकते हो, इस भोजनालय में नहीं जा सकते हो, ठीक है ना, या इस पर्टिकुलर सभा में आप पार्टिसिपेट नहीं कर सकते हो। इसके आधार पर आपके साथ विभेद नहीं किया जाएगा, यही कहता है 15(2). लेकिन समाज में कुछ ऐसे वर्ग हैं जिनको विशेष संरक्षण की, स्पेशल प्रोटेक्शन की आवश्यकता है, जैसा मैंने आपको आर्टिकल 14 में भी बताया। तो फिर इसी बात को ध्यान में रखते हुए आर्टिकल 15(3), 4, 5, 6 के तहत कुछ अपवाद माने गए हैं। जैसे कि 15(3) क्या कहता है कि चूंकि स्त्री और बालक, चूंकि उनकी जो कोमल जो सुकुमार अवस्था होती है उसको ध्यान में रखते हुए उनके लिए विशेष प्रावधान, स्पेशल प्रोविजंस किए जा सकते हैं, ये 15(3) है। आरक्षण यानी कि सरकारी शिक्षण संस्थाओं में ST, SC और पिछड़ा जो वर्ग है उनके लिए आरक्षण के संबंध में बातचीत करता है 15(4) में। ये 15(4) आपका फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट के द्वारा जोड़ा गया था। फिर उसके बाद बातचीत करते हैं 15(5), ये प्राइवेट शिक्षण संस्थाओं में आरक्षण के संबंध में बातचीत करता है, ST, SC, OBC सभी के संबंध में। 15(5) को 93 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट 2005 में जोड़ा गया था। इसके बाद बातचीत करते हैं 15(6), वर्तमान में जोड़ा गया है, बहुत ही महत्वपूर्ण अनुच्छेद है जो काफी कह सकते हैं कि चर्चित भी रहा है बीच में। यहाँ पर आर्थिक आधार पर शिक्षण संस्थाओं में 10% आरक्षण की बातचीत करता है कि आर्थिक आधार पर पिछड़े हुए कोई भी व्यक्ति है, चाहे किसी भी धर्म के हो, किसी भी समाज के हो, तो उनको 10% आरक्षण यहाँ पर अलग से दिया जाएगा, यही 15(6) कहता है। और 15(6) जो है मैं आपको बता दूं कि 2019 यानी 103 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट, 103 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट 2019 के द्वारा 15(6) को जोड़ा गया था। अगली बातचीत हम आर्टिकल 16 के संबंध में करेंगे। लोक नियोजन के विषय में अवसर की समता, इक्वलिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी इन मैटर ऑफ पब्लिक एम्प्लॉयमेंट्स, इसके संबंध में जो प्रावधान है वो आर्टिकल 16 में किए गए हैं। आर्टिकल 16 को भी आप अध्ययन की दृष्टि से दो पार्ट में डिवाइड कर सकते हो। सामान्य नियम बताए गए हैं आर्टिकल 16(1) और 2 में, और सामान्य नियम के जो अपवाद है, एक्सेप्शंस है, वो 16(3), 4, 4(a), 4(b), 5 और 6 में बताए गए हैं। 16(1) का जो सामान्य नियम है बहुत ही सिंपल बातचीत करता है कि राज्य के अधीन किसी पद पर नियुक्ति के लिए
सभी नागरिकों के लिए अवसर की समता होगी। दूसरा चीज यहाँ पे कहा गया है कि राज्य के अधीन किसी नियोजन में धर्म, मूलवंश, जात, लिंग, उद्भव, जन्म स्थान या निवास में किसी भी आधार पर किसी भी नागरिक से किसी भी प्रकार का विभेद नहीं किया जाएगा, वो इनएलिजिबल नहीं होगा और उसके साथ कोई भी डिस्क्रिमिनेशन, विभेद नहीं किया जाएगा। 16(3) कहता है कि निवास के आधार पर विभेद का वर्जन नहीं। 16(4) बहुत ही ऐतिहासिक प्रावधान है। पिछड़े वर्ग के लिए आरक्षण, रिजर्वेशन फॉर बैकवर्ड क्लास। मैं आपको बता दूं कि संविधान में सबसे पहले रिजर्वेशन, भाई अभी आपको इसके पहले कई जगह आरक्षण शब्द मिल जाएगा, लेकिन जब संविधान बना था उस समय सबसे पहले रिजर्वेशन जो शब्द है आर्टिकल 16(4) में ही यूज किया गया था। लोक नियोजन पर यहाँ पर पिछड़े वर्ग, अब यहाँ पर पिछड़े वर्ग को बोला गया है। पिछड़े वर्ग के अंतर्गत आते हैं सामाजिक और शैक्षणिक दृष्टि से पिछड़े हुए नागरिक, ठीक है ना। तो कोई भी सोशली और एजुकेशनली बैकवर्ड क्लास के अंतर्गत आते हैं। एक आर्टिकल है 340, उस आर्टिकल के तहत राष्ट्रपति एक आयोग, कमीशन को एस्टेब्लिश करता है और वो कमीशन इंक्वायरी करता है, इन्वेस्टिगेशन करता है और ऐसे व्यक्तियों के वर्गों को इकट्ठा करता है जो सामाजिक और शैक्षणिक रूप से पिछड़े हुए हैं और फिर उनको सरकार के द्वारा बैकवर्ड क्लास, ठीक है ना, डिक्लेयर किया जाता है और उनको रिजर्वेशन का प्रावधान किया जाता है उनके लिए रिजर्वेशन का प्रावधान किया जाता है यदि उस वर्ग के लोगों की सरकारी नौकरियों में पर्याप्त प्रतिनिधित्व नहीं है, पर्याप्त संख्या नहीं है। आर्टिकल 16(4)(a) पदोन्नति पर आरक्षण, रिजर्वेशन इन प्रमोशन, पदोन्नति पर आरक्षण के संबंध में बातचीत करता है। 77 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट के द्वारा इसको जोड़ा गया था, ठीक है ना। इसके बाद आरक्षण की अधिकतम सीमा 50% तक होगी, रिजर्वेशन लिमिट अप टू 50%, ये 16(4)(b) के द्वारा बताया गया है। इसको 81 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट के द्वारा जोड़ा गया है। 16(5) कहता है कि धार्मिक पदों के लिए धर्म संबंधी योग्यता आवश्यक होगी। यदि कोई भी मंदिर है जो किसी सरकारी ट्रस्ट के अंतर्गत आने वाला मंदिर है, लेकिन यदि उसके पुजारी के लिए आवश्यक है कि वो पर्टिकुलर जाति का हो, पर्टिकुलर धर्म का हो या संप्रदाय का हो, तो फिर ऐसी कंडीशन में उसी धर्म संप्रदाय का वो व्यक्ति होगा। यहाँ पर 16(1) और 2 का समान नियम लागू नहीं होगा, ठीक है ना। इसके बाद आर्टिकल 16(6) भी आर्थिक रूप से दुर्बल वर्ग के लिए आरक्षण की बातचीत करता है। यह 103 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट के द्वारा इसको जोड़ा गया, ठीक है ना। ये 10% रिजर्वेशन की बातचीत करता है इकोनॉमिकली वीकर सेक्शंस के लिए। तो इस प्रकार से आपका आर्टिकल 16 बहुत ही संक्षिप्त में यहाँ पर मैंने आपको बता दिया। देन आगे बढ़ते हैं। तो अब है कि ऐसे कौन से अभिशाप थे, बुराइयां थी जिनको समाप्त करना जरूरी था, क्योंकि उनको समाप्त किए बिना, उनका एवोल्यूशन अंत किए बिना आप राइट टू इक्वलिटी को एस्टेब्लिश नहीं कर सकते थे। तो वो 2 बुराइयां थी। पहला है अस्पृश्यता का अंत, एवोल्यूशन ऑफ अनटचेबिलिटी। आर्टिकल 17 में इसके संबंध में बताया गया है और कहा गया है किसी भी प्रकार की अस्पृश्यता को स्वीकार नहीं किया जाएगा और यदि कोई ऐसा करता है तो यह दंडनीय अपराध होगा। और इसीलिए 1955 में एक सिविल अधिकार संरक्षण अधिनियम, प्रोटेक्शन ऑफ सिविल राइट एक्ट 1955 बनाया गया। अब अस्पृश्यता है क्या? तो एक बहुत अच्छा केस है देवराजी वर्सेस पद्मन्ना, 1958 मैसूर हाई कोर्ट का ये केस है। इसमें बहुत अच्छे तरीके से अनटचेबिलिटी को, छुआछूत को, जिसको सामान्य बोलचाल की भाषा में बोला गया है, बताया गया है। जन्म, रोग, मृत्यु के कारण जो छुआछूत या सामाजिक जो बुराई उत्पन्न होती है वही आपकी अस्पृश्यता कहलाती है। अंतिम प्रावधान की हम बातचीत करते हैं, वह उपाधियों का अंत, एबोलिशन ऑफ टाइटल, आर्टिकल 18 में यहाँ पर बातचीत की गई है। राज्य, सेना या विद्या संबंधी उपाधियों के सिवाय कोई भी उपाधि प्रदान नहीं करेगा। बिल्कुल साफ साफ तरीके से बता दिया गया, द स्टेट विल नॉट कन्फर्म एनी टाइटल अदर देन मिलिट्री और एकेडमिक टाइटल। केवल 2 ही प्रकार की उपाधि आपको मिलेगी। जैसे मिलिट्री के तहत आप देखते हो परमवीर चक्र, शौर्य चक्र, विद्या के तहत देखते हो तो पद्मश्री, पद्म विभूषण, डॉक्टरेट, डीलिट। तो ये सभी जो उपाधि मिलती है ये सभी इसके तहत मिलती है। एक बात और ध्यान रखिएगा, भारत का नागरिक एवं भारत में लाभ का पद प्राप्त व्यक्ति विदेशी राज्य से कोई भी उपाधि और उपहार राष्ट्रपति की सहमति के बिना स्वीकार नहीं करेगा। द सिटीजन ऑफ इंडिया एंड द पर्सन ऑफ प्रॉफिट इन इंडिया, कोई भी व्यक्ति विदेशी है लेकिन भारत में
किसी भी लाभ के पद में, ठीक है ना, काम कर रहा है, पर्सन ऑफ प्रॉफिट इन इंडिया लाभ के पद में काम कर रहा है, shall not accept any title of gift फ्रॉम द फॉरेन स्टेट विदाउट द कंसेंट ऑफ प्रेसिडेंट। बिल्कुल साफ साफ बोल दिया गया है कि राष्ट्रपति से पूछ के ही आप फॉरेन स्टेट से कोई भी टाइटल, पद या कोई भी उपहार स्वीकार करेंगे। तो इस प्रकार से आर्टिकल 14 से 18 तक को मैंने बहुत ही संक्षिप्त में बताने का प्रयास किया है। उम्मीद करता हूं कि आपको आज का मेरा लेक्चर पसंद आया होगा। यदि आपको मेरे लेक्चर पसंद आ रहे हैं तो मेरे चैनल पे जाइए और उसको सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को देखिए, लाइक कीजिए, डिसलाइक कीजिए, कोई कमेंट्स हो तो कमेंट्स दीजिए। स्वस्थ रहिए, सुरक्षित रहिए, लॉकडाउन का संपूर्ण रूप से पालन कीजिए। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।